हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो हमारी वर्ग 3 की प्रक्रिया है इतनी जल्दी पूरी हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 1 और 2 का, प्रक्रिया कितनी लेट चल रही है कि अभी तक क्या है प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लेकिन वर्ग 3 की क्या है चुनाव की वजह से प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है और बहुत जल्द क्या है कंप्लीट भी हो जाएगी। क्योंकि इसमें संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, तो संयुक्त काउंसलिंग की वजह से आपकी क्या है जो पहली लिस्ट आएगी उसमें ही लगभग 80 या 90% क्या है पद क्लियर हो जाएंगे, उन पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतने जल्द क्या है चुनाव की वजह से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अब दोस्तों, बहुत से भाई बहनों के क्या है कमेंट आए थे कि सर जो ट्राइबल विभाग में जिलेवार पद का रोस्टर क्या है कब जारी होगा, किस दिनांक तक के दस्तावेज मान्य हैं, क्या पहले मेरिट लिस्ट आएगी या सभी को टिक करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए इसमें क्यों लिखा है कि आप क्या है अपडेट रहिए। और दोस्तों, रनिंग वालों और कम एज वालों की वजह से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जो समस्त दिशा निर्देश हैं और जो जो डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं, डिजिटल लगने, ऑफलाइन लगने हैं, इस संबंध में क्या है संपूर्ण हम दिशा निर्देशिका का एनालिसिस करने वाले हैं। आपके सभी कमेंट का क्या है जवाब देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारे कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश है, इनके द्वारा क्या दिशा निर्देशिका फाइनली आज जारी कर दी गई है। तो इसमें हम जो मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, इसके बारे में क्या है आज बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या कौन से नियम हैं और कौन कौन से नियम में क्या क्या कहा गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्राथमिक शिक्षक है भर्ती नियम 2018 की नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार क्या है इसमें निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा विवाद था डीएड और डीएलएड का। तो दोस्तों, इसमें क्या है बीएड को मान्य किया गया है। जो पॉइंट इसमें एनसीटी की गाइडलाइन में लिखा है वही का वही पॉइंट क्या है इसमें दिया गया है। अभी भी इसमें फाइनल नहीं है कि क्या कैसा है, लेकिन अभी क्या है यह 100% क्लियर है कि बीएड को अभी ले रहे हैं और उनका मेरिट में नाम भी आएगा। अब आगे की प्रोसेस निर्भर करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उसके अधीन क्या है भर्ती रहने वाली। हालांकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जो कोर्ट ने निर्णय दिया था हमारे यहाँ के हाई कोर्ट ने, जो पहली सुनवाई हुई थी, याचिका लगाई गई थी, उसमें कहा गया था कि यह जो भर्ती रहेगी यह क्या है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। तो पहला पॉइंट क्या है डीएड और बीएड का हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, जो अगला है कि जो न्यूनतम इसमें आयु है वह क्या है इसमें 21 वर्ष रखी गई है। जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आयु क्या है 21 वर्ष से कम है और उन्होंने बहुत अच्छी रैंक के साथ इसमें क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, अब क्या है इसमें उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो गई है, क्योंकि न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष ही रहने वाली। अगर इनको इसमें संशोधन करना होता तो संशोधन यह लोग कर देते इसमें। अब लेकिन क्या है संशोधन मेरे हिसाब से नहीं होगा और न्यूनतम आयु क्या है 21 वर्ष ही इसमें रहने वाली है दोस्तों। तो यह बात भी आपकी क्लियर हो गई कि आपकी न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2022 को क्या है 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यह और है कि 1/1/2022 को क्या है यह गणना कर रहे हैं आयु की। इसमें साफ लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। जबकि 2022 एंड चल रहा है, तो जो लोग ऐसे एज में भी क्या एक साल में भी 21 वर्ष के हो रहे थे दोस्तों, उनकी भी क्या है अगर 1/1/22 पर गणना की जाती है तो वह लोग भी क्या है उनकी एज कम हो रही है दोस्तों, मतलब कम पड़ रहे हैं वो उस टाइम पे, लेकिन अभी तक वह 22 के हो चुके थे 21 वर्ष के। तो एक पॉइंट दोस्तों यह हो गया एज का। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये भी है कि रनिंग वालों का। दोस्तों, इसमें साफ इसमें तो नहीं कहा गया है, लेकिन जब इसकी जो 17 नवंबर से क्या है काउंसलिंग होगी दोस्तों, तो उसमें लिखा है, और इसमें भी दोस्तों यहाँ पर साफ यहाँ पर सबसे नीचे लिखा होगा सबसे लास्ट में, कि जो समस्त आपके दस्तावेज हैं वो क्या है जब तक आप उसकी दस्तावेज सत्यापन होगा उस डेट तक के क्या है पूरे कंप्लीट होने चाहिए समस्त दस्तावेज। तो इसमें क्या है मेरे हिसाब से अब रनिंग वालों को इसमें मौका नहीं मिलने वाला है दोस्तों। रनिंग वालों को क्या है हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में वर्ग 1-2 जैसा उनको क्या है उसकी जो शैक्षणिक योग्यता की डेट है वह आगे बढ़ा दें तो उनको सेकंड काउंसलिंग में मौका मिल सकता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से क्या है रनिंग वालों को इसमें मौका मिलने वाला नहीं है दोस्तों। जो दिशा निर्देशिका कह रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों, जो अगला है कि अतिथि शिक्षकों का, तो अतिथि शिक्षकों के लिए दोस्तों वही है कि न्यूनतम शैक्षणिक सत्र कितने 3 वर्ष और क्या नाम से 200 दिवस इनको होना चाहिए, तभी यह क्या है इसमें इनको फ़ायदा मिलने वाला है 25% रिजर्वेशन का। और इनके लिए क्या है दोस्तों अतिथियों के लिए कि
आयु सीमा में क्या है, इनको 9 वर्ष की छूट दी गई है अतिथियों को, और 25% रिजर्वेशन भी इनको दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कि इसमें रिजर्वेशन वगैरह सब मैं पहले बता चुका हूँ किस प्रकार से काम करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन। और दोस्तों इसमें लिखा है समस्त अंकसूची उपाधि जो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र के राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। तो आपके समस्त जो डॉक्यूमेंट हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड के ही होने चाहिए, तभी क्या है आपके वह मान्य होंगे। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासियों को ही दे रहेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं रहेगा दोस्तों। अब परिवीक्षा एवं वेतन, इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि 2019 के जो अंतर्गत प्रावधान है वही 70-80-90% वाले दोस्तों वही क्या है आपकी परिवीक्षा अवधि रहेगी, और वही आपका वेतन इसमें भी अभी रहने वाला है। इनकी वेतन भी क्या है अभी 70-80% के नियम से ही मिलने वाली है, जो कि रूल बुक में अभी लिखा गया है दोस्तों। और जो निहरताएँ हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें सिर्फ दोस्तों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए लिखा गया है कि उनके लिए NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। जब काउंसलिंग होगी उसके पहले क्या है उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। और दोस्तों क्या है आगे के पॉइंट भी हम देखेंगे। चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, विभाग के द्वारा जो इसमें पत्र दिया गया है दोस्तों उस अनुसार क्या है 2020 की मेरिट के क्रम में पात्रता अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी आपकी। इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी जो 2022 का नियम दिया गया है, और आपकी जो रैंक दी गई रैंक के आधार पर क्या है आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है दोस्तों। और दोस्तों सभी इसमें आप देख रहे हैं कि फ़ीस कितनी रहेगी, 200 रुपये रहेगी। SC ST OBC के लिए 150 रुपये रहेगी। और आप अगर कोई आपकी क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रश्न है पूछना है, तो आप क्या है MP ऑनलाइन पर जो कॉल कर सकते हैं, इसमें जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर क्या है आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्या है जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सुबह 8 बजे से रात्रि के 8:30 बजे तक क्या है इस पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया के चरण हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे टिक होना है। सबसे पहले इसमें लिखा है साफ साफ कि जो अतिथि हैं अतिथियों से पहले टिक करवाया जाएगा। इसके बाद क्या है और किसी को टिक इसमें नहीं करना है। जैसे ही अतिथि इसमें टिक करेंगे उसके बाद में क्या है दोस्तों अगले चरण की कार्यवाही की जाएगी, और अगले चरण की कार्यवाही में आपकी क्या है मेरिट लिस्ट आएगी। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी दोस्तों उसमें जिसका नाम होगा और वेटिंग भी साथ साथ में आएगी। उसके बाद में क्या है इनके डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में दोस्तों फिर क्या है इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद में लास्ट में क्या है इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे क्या है कि इनको सबको टिक नहीं करना है, सिर्फ अतिथियों को ही टिक करना है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं सभी दस्तावेजों का दिया गया है कि सबसे पहले क्या है अतिथियों से टिक करवाया जाएगा 17 तारीख से। इसके बाद में 8 दिसंबर को क्या है मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट बाद क्या है दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना। 9 दिसंबर से आपके क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, और फिर जिला स्तर पर आपका जो डॉक्यूमेंटों का सत्यापन होगा वह 21 दिसंबर से होगा। और दोस्तों इसके बाद क्या है आपकी सत्यापन उपरांत जो अंतिम चयन सूची है, अंतिम चयन सूची का आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आपकी आएगी जनवरी 2023 में। और जो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी जनवरी 2023 में ही। और आपके नियुक्ति आदेश हैं दोस्तों वह जारी हो जाएंगे फरवरी 2023 में। आपके क्या है नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें लिखा गया उपयुक्त तिथियों या माह में अनुमानित हैं तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेंगी। उपयुक्त तिथियां माह के अनुसार विवरण का प्रकाशन MP ऑनलाइन के पोर्टल पर क्या है किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर दूरभाष क्रमांक में जो email ID है उसके माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे बड़ी दोस्तों अपडेट यही है कि आपका मोबाइल जो पंजीकृत है वहाँ पर वह आपका चालू होना चाहिए, और जो आपकी email ID है वह भी आपकी चालू होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या email ID आपकी बंद हो चुकी है तो उसको आप चालू करवाएं। मोबाइल नंबर को भी अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाएं और वहाँ से क्या है अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं दोस्तों, क्योंकि उसी नंबर पे आपको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना दी जाएगी दोस्तों कि आपका किस ज़िले में किस जगह पर सत्यापन होना है। उसी नंबर पर SMS आएगा। पिछली बार भी वर्ग 1-2 में भी उसी प्रकार से SMS आए थे कि किस डेट में आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और किस जगह पर होना है। तो आपको यह ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए।
दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है आप देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की, फिर 12वीं की भी, फिर स्नातक अगर आपने लगाई है तो सभी सेमेस्टर की होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो EWS से या क्या है आप SC या OBC से हैं तो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद अगर आप आरक्षण का लाभ क्या ले रहे हैं तो स्थानीय निवास होना चाहिए। अतिथि अनुभव भी आपका होना चाहिए, अगर आपने अतिथि में टिक किया है तो नवीनतम क्या है जारी होना चाहिए। और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग वाला भी होना चाहिए। और B.Ed की भी सभी वर्षों की क्या है अंकसूची होनी चाहिए। और DL.Ed है आपकी तो प्रत्येक सेमेस्टर की क्या है आपके पास अंकसूची होनी चाहिए। अगर आप आयु में छूट में का फ़ायदा ले रहे हैं तो इसका भी क्या है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए प्रमाण पत्र। अगर आपका उपनाम में परिवर्तन हुआ तो इसका भी शपथ पत्र क्या है आपके पास जारी अभी का जो जारी हुआ है वह आपका होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यह थी डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी। अब हम पोस्टों के संबंध में देखेंगे कि किस ज़िले में कितनी पोस्टें हैं दोस्तों, और ट्राइबल की जो पोस्ट है कब तक आएगी, कब तक उसका रोस्टर क्या है जारी हो जाएगा। दोस्तों बहुत से भाई बहन बोल रहे थे कि जो DPI ने जो कम वैकेंसी जारी क्यों की है। नहीं दोस्तों, जो कितनी 7,000 के लगभग इनकी वैकेंसी थी वह पूरी इनने इसमें जारी की हैं। आप इसका टोटल जो यहाँ पर देखेंगे, अगर जो कुल रिक्तियाँ हैं दोस्तों जो 324 यहाँ पर जैसे दिख रही हैं ये UR की हैं, अलग अलग कैटेगरी की इसमें दी गई। आपको यहाँ का देखना है कि कुल कितनी है, कुल दोस्तों है टोटल में देखना है आपको 1600 रिक्तियाँ क्या पर हैं सिंगरौली पर हैं। तो इस प्रकार आप हर जिले की क्या है रिक्तियाँ देख सकते हैं ऑफिशियल डाउनलोड करके। अगर इतना बड़ा अपन देखेंगे तो वीडियो क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप टोटल ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, पूरी पोस्टें उसमें दी गई हैं। जो पहले भी जारी किया गया था इसको वही का वही क्या है इन्होंने फिर से इसमें जारी कर दिया है। वो वही वैकेंसियाँ हैं, कोई भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले जारी किया गया था रोस्टर वही रोस्टर है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है। और इसमें हाँ एक चेंज ये कर दिया कि इन्होंने कैटेगरी में क्या इसमें बांट दिया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो यह बहुत अच्छा किया है इन्होंने। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अपना जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों कैटेगरी वाइज ने जारी करके हर ज़िले में बहुत अच्छा किया है। इससे आपको अनुमान लग जाएगा अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको क्या है अपनी कैटेगरी का ज़िला मिल जाएगा, अपनी कैटेगरी से क्या है अपना गृह ज़िला मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या है दमोह ज़िला है, सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों यह है दमोह ज़िला। दमोह ज़िले में कितनी टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 41। इसमें से क्या है 10 अतिथियों के लिए हैं और 31 हैं दोस्तों नॉन गेस्ट के लिए। इसमें से दोस्तों क्या है UR के लिए 10 पोस्ट हैं और SC के लिए 5 हैं और ST के लिए 4 हैं और OBC के लिए 9 पोस्ट हैं और EWS के लिए 3 पोस्ट हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है OBC के लिए 9 पोस्ट हैं इसमें, लेकिन मेल और फीमेल भी होंगे। तो मान के चलो 5 आपकी कितनी हो गई मेल के लिए और आपकी 4 हो गई फीमेल के लिए, और यहाँ पर 10 हैं जो UR की भी हैं। और दोस्तों मेरी रैंक है जो 214 है। अब दोस्तों मेरी रैंक ऑल MP में 214 है, तो दमोह ज़िले में मेरे हिसाब से कम 10 के अंदर मेरी रैंक होनी चाहिए। और 10 के अंदर मेरी रैंक होगी तो मुझे UR की पोस्ट 10 है और जो OBC की है 9 है। टोटल मिला के कितनी 19 पोस्ट है दोस्तों। तो 19 पोस्ट मेरी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्या है मेरी जो पोस्टिंग है वो गृह ज़िले में होगी, मुझे दमोह ज़िला ही मिल जाएगा क्योंकि मेरी रैंक ओवरऑल 214 है। तो MP में वह 10 के अंदर होगी, मतलब दमोह ज़िले में क्या है 10 के अंदर होगी, इसलिए मुझे मेरा गृह ज़िला मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अपना गृह ज़िला मिलेगा या नहीं। और दोस्तों जो ट्राइबल की पोस्टें हैं, ट्राइबल की पोस्ट भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएंगी, उनका भी रोस्टर जारी हो जाएगा ज़िले वाइज कि किस ज़िले में कितनी पोस्टें हैं। बहुत जल्द क्या है इसका भी अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, धन्यवाद। और दोस्तों एक और है कि जो कम एज वाले और क्या है जो रनिंग वाले हैं, इनकी वजह से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। इनकी वजह से भी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उनके नंबर क्या है जो रनिंग में थे और जिनकी कम एज थी उनके अच्छे नंबर आए थे, उनकी बहुत अच्छी रैंक थी। इस वजह से क्या है अगर वो बाहर हो रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 1-आध नंबर का अंतर उससे भी पड़ने वाला है। अगर इनको बाहर कर रहे हैं तो उस पर भी क्या है कट ऑफ पर असर उनका पड़ेगा और कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।